नींद की जो साइकिल होती है उसमें 2 पार्ट होते हैं। पहली नींद जो होती है वो गहरी नींद जाती है और जो सुबह की जो नींद होती है वो हमारी रैम स्लीप कहलाती है, जिसमें आप सपने ज़्यादा देखते हैं। वो गहरी, उसमें हम आराम नहीं मिलता आपको। शाम को आपको जितना जल्दी हो सके 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक आपको बिस्तर पे चले जाएँ डिनर लेके। आपकी एक बार नींद की प्रक्रिया अगर चालू हो गई तो ना आपको नींद ना आने की समस्या रहेगी, ना माइग्रेन, ना सिर दर्द, ना तनाव। नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं एचओडी न्यूरोलॉजी डॉक्टर दिनेश उदेनिया जी। नमस्कार डॉक्टर। डॉक्टर, तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपकी एजुकेशन और आपका एजुकेशन से लेके यहाँ तक का सफ़र आप थोड़ा सा हमें बताइए। मेरी जर्नी कमला राजा हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ है, यहीं पे। और पास में आमको पहाड़िया जो है सामने, यहाँ पे मेरा बचपन पूरा गुजरा है। अभी भी मेरा पैतृक निवास है वहाँ पर। और यहाँ पे ग्वालियर में इसी अस्पताल से होते हुए नए बाजार डीएवी स्कूल में जाते थे। मेरा बचपन भी एक तरीके से इसी अस्पताल कैंपस में गुजरा है, स्कूल टाइम। उसके बाद फिर मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हुआ एमबीबीएस में यहीं पे। तो यहाँ की बेसिकली मैं पहले डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, बट मेरे पिताजी ने मेरे को डॉक्टर बनाया और फिर मैंने इस भावना से इसमें एडमिशन लिया, तैयारी की कि मेडिकल कॉलेज का क्रेज बहुत होता था स्टूडेंट लाइफ का, खासकर अपने ग्वालियर में उस समय जितने भी कॉलेज होते थे। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, अपन एमबीबीएस कॉलेज लाइफ यहाँ से बहुत अच्छी गुजारेंगे मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद फिर अपन आगे का आईएएस के मेरा विचार था, प्लान करेंगे। दैन बढ़िया से अच्छे से कॉलेज लाइफ गुजारी हमने। उसके बाद हमने आईएएस की तैयारी करने की विचार आया, तो हमको कुछ हमारे साथी और रिश्तेदारों ने समझाया, जो डॉक्टर्स थे, कि बोले कि तुम्हारे पूरे ख़ानदान में तुम अकेले डॉक्टर बने हो, डॉक्टर भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। बोले आईएएस वगैरह भी कुछ नहीं रखा है, इसमें सब आते हैं तुम्हारे पास। तो फिर मैंने अपना वो विचार त्याग के प्री पीजी की तैयारी शुरू कर दी। और फिर स्पेशली मेरा दिमाग का डॉक्टर बनने का शुरू से इच्छा थी। मेरे को पढ़ने में ब्रेन बहुत अच्छा लगता था, सोचने की ताकत कहाँ से आती है, कैसे सोचता है इंसान। वो एक इंस्पायरेशन शुरू से बनता हुआ मेरा दिमाग का डॉक्टर बनने की इच्छा जागृत थी। मैं न्यूरो सर्जन भी सकता था, साइकेट्री मैंने ऑल इंडिया में मेरा सिलेक्शन हुआ था, जयपुर मानसिक जो सबसे बड़ा वहाँ पे साइकेट्री डिपार्टमेंट है, मैंने चुना था। उसी समय मेरे को मध्य प्रदेश की इसके प्री पीजी की तरफ से मेडिसिन ग्वालियर मिला। और मैं बड़ा झूला, मेरा विदेश जाने का मन था साइकेट्री करके, लेकिन फिर चूँकि फैमिली हमारी ऑर्थोडॉक्स है, हम अपने परिवार में रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, फिर घर वालों का दबाव नहीं, बोले उसका डॉक्टर नहीं बनना है, इसी का डॉक्टर बनना है मेडिसिन का। तो फिर मैं आ गया। सर्जरी से मेरे को ब्लड्स मेरे को अच्छा नहीं लगता था, तो सर्जरी मेरी चॉइस कभी बनी नहीं। अब मेडिसिन ले ली, साइकेट्री छोड़ दी, तब एक ही बनता था न्यूरोलॉजी में जाना है, तो तभी मेरा प्लान कर लिया था। तो जैसे ही मैंने एमडी पास आउट किया, दिल्ली पहुंचा, जीवी पंत में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, 9 महीने करीब वहाँ काम किया, तब मेरा डीएम जयपुर में मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मेरा एक ही कल्पना थी कि ग्वालियर में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे कोई डीएम न्यूरोलॉजी डॉक्टर नहीं था, तो मुझे ग्वालियर में जाके अपना डिपार्टमेंट बनाना है और यहाँ पे फिर हम डीएम की तैयारी करेंगे, ये मिशन पूरा हो। डॉक्टर, जैसे अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम्स अभी रिसेंटली हुए हैं और एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो स्टूडेंट्स को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से उनको हेडेक, माइग्रेन भी कई बच्चों को इतना बढ़ जाता है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या इसके रीजंस हैं। बेसिकली दिनचर्या में बदलाव बहुत आ गया है। पहले हमारी जो पुरानी दिनचर्या होती थी, जिसमें हम सुबह जल्दी सो के उठते थे और बाहर जो है जाते थे घूमने, भले ही फ्रेश होने की वजह से जाए, लेकिन एक ताजगी हवा और एक सैर होती थी। उसके बाद फिर समय पे नाश्ता होता था अपना, दोपहर में रोटी बनने का समय फिक्स होता था, समय खाना खा लेते थे, थोड़ा आराम करते थे। शाम को जैसे ही सूर्यास्त होता था, हम अपना खाना डिनर लेके और सोने चले जाते। एक्चुअली नेचुरल पैटर्न यही है, लेकिन अब चूँकि आधुनिकता की दौड़ में हमारे पास वेस्टर्न कल्चर आ गया है शहरों में, तो उसमें क्या हुआ कि मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, रात की पार्टियाँ,
तो ये सब शॉपिंग, तो आपका जो सोने का समय सूर्यास्त के बाद होता था वो अब होता है रात को 11 बजे। फिर पढ़ाई का तनाव आपस में, है ना, तो कोचिंग का टाइम रात को 9-9 बजे ख़त्म हो रही है कंटिन्यूसली कोचिंग करके। तो आप जैसे ही आप काम ख़त्म करके बिस्तर पे जाओगे तो तत्काल नींद नहीं आती है। नींद आने के लिए भी मन को भी अपना एक समय चाहिए होता है रिलैक्स होने का, तब जाके वो रिलैक्सेशन फेज में जाता है। तो ये देर रात का जो जगना हुआ। फिर दूसरा, सुबह उठना लेट शुरू हो गया। तो सुबह जब आप लेट उठते हैं तो आप अपने फंक्शन पे जल्दी भागते हैं, वो एक स्ट्रेस चालू हो जाता है ना। फिर खाना पीना आपका पहले घर जैसा होता था वो अब नहीं रह गया है। फास्ट फूड फटाफट कुछ भी, जो घर में भी जो है वही फटाफट जो मंगा लो रेडीमेड, जो बाज़ार में रहते हैं वो जैसे वो समोसे मंगा लो, कचौड़ी मंगा लो। तो बजाय बनाने के आप बाज़ार वाले फूड पे डिपेंड हो गए। तो ये सब चीज़ों से बच्चों का एक तनाव की साइकिल, और खाना, जंक फूड खाना, रात का ना सोना, दिमाग को रिलैक्स ना करने की वजह से माइग्रेन्स और तनाव का सिर दर्द, अनिद्रा, नींद न आने, ये तीनों एक साथ बीमारी पनप रही है। इनसे बचने का उपाय बिना किसी डॉक्टरी दवाई के एक ही है कि आप अपनी दिनचर्या सुधारें, नियमित दिनचर्या का पालन करें। सुबह जल्दी उठ के आप थोड़ा सा घर में ही करें, एक्सरसाइज, योगा, जो भी आपको अच्छा लगता हो। और नियमित खान पान, मतलब आपका 8 बजे अगर ब्रेकफास्ट का टाइम है तो 8 बजे ही ब्रेकफास्ट करिए। और जितना हो सके मॉर्निंग फूड में आपका नेचुरल फूड हो, बजाय तला भुना, है ना। एक उसके की जगह आप नेचुरल जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, सलाद है, वो आप लेना शुरू करते हैं। घर का बना हुआ छाछ है, दही है, लस्सी है, ये आप दूध है लेना चालू करें, तो आपकी एक नियमित दिनचर्या चालू होती है। और शाम को आपको जितना जल्दी हो सके 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक आपको बिस्तर पे चले जाएं डिनर लेके। आपकी एक बार नींद की प्रक्रिया अगर चालू हो गई तो ना आपको नींद ना आने की समस्या रहेगी, ना माइग्रेन, ना सिर दर्द, ना तनाव। लेकिन अगर आप लेट जाते हैं और जितना आप लेट सोने जाते हैं, एक्चुअली हमारा नींद की जो साइकिल होती है उसमें 2 पार्ट होते हैं। पहली नींद जो होती है वो गहरी नींद जाती है, और जो सुबह की जो नींद होती है वो हमारी रैम स्लीप कहलाती है, जिसमें आप सपने ज़्यादा देखते। वो गहरी, उसमें हम आराम नहीं मिलता। पहली नींद में हमको आराम मिलता है। आप कभी भी देखें रात को जब आप सोने जाएं, जब पहली नींद खुलती है तो आप बिल्कुल ताजगी लगता है कि मेरी नींद पूरी हो गई, है ना। लेकिन जब आप दूसरी नींद के बाद उठते हैं तब आप अपनी ताजगी रहते, तो वो ड्रीम्स की वजह से वही फेज होता है। आप जितना लेट सोएंगे तो आपकी जो पहली नींद का जो फेज है वो घट जाता है, और वो जो दूसरी वाली जो नींद है जिसमें आपको रिलैक्सेशन, उसका टाइम बढ़ जाता है। तो यूजुअली हो क्या रहा है कि रात को 11-12 बजे तक बच्चे पढ़ते हैं, या पार्टी में जा रहे हैं, यंगस्टर्स, या तनाव की वजह से काम पे लेट आ रहे हैं, तो आपका सोना लेट हो रहा है। आपकी पहली नींद जो गहरी नींद जिसको कहते हैं हम, उसको NREM स्लीप कहते हैं, जिसमें सूर्यास्त के बाद ही जैसे अंधेरा होता है, हमारे दिमाग से एक हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन, वो नेचुरल स्लीप लाता है, और उसके बाद जो है ब्रेन सब बॉडी को रिलैक्स, वो फेज खत्म हो जाता है। तो ना आपकी नींद पूरी होती है, अगले दिन सुबह आप उठते भी हो तो आप रिलैक्स नहीं रहते। इससे फिर ये थकान, सिर दर्द, बेचैनी, घबराहट, काम में मन नहीं लगना, ये सारी शिकायतें। तो बेसिकली हमें अपनी नियमित दिनचर्या का पालन करना है, और प्रकृति के हिसाब से अगर अपन चलना शुरू करें, दिन में काम करो, रात को आप सोने के लिए बनिए, आप आराम करें, आपको कोई समस्या नहीं। डॉक्टर, जैसा आपने बताया कि लाइफस्टाइल में चेंज की वजह से इतना ज़्यादा स्ट्रेस और माइग्रेन की परेशानियां हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसे लंबी सिटिंग, क्योंकि आजकल पढ़ाई और काम भी इतना ज़्यादा बैठने वाले हो रहे हैं, तो बच्चों की भी कमर में दर्द, बड़ों की भी कमर में दर्द हो रहा है, तो इस पे आप थोड़ा क्या बताएंगे? मैं बिल्कुल, आपने सही कहा। लंबी सिटिंग के बाद ये कमर दर्द की समस्या बच्चों में भी आ रही है, और बड़ों में तो खैर आती ही आती है। उससे बचने का उपाय एक ही है। एक तो बच्चे जो हैं, जो हमारे पुराने टाइम में लकड़ी की कुर्सी चलती थी जिस पे आप सीधा बैठते थे, उसका इस्तेमाल करना। दूसरा, जब भी आप बैठें तो 20 मिनट बाद 2 मिनट 5 मिनट के लिए अपना पोजीशन चेंज कर लें, थोड़ा सा खड़े हो जाएं, या बैठे बैठे हाथ पैर चला लें, पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर दें। अगर 20 मिनट के बाद आपने 5 मिनट के लिए भी पोजीशन चेंज कर लिया, खड़े होकर थोड़ा चल लिए, उसके बाद फिर आके बैठे, फिर आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। कंटिन्यूस सिटिंग की वजह से आपका जो हिस्सा है, एक हिस्से पे दबाव पड़ता है, वो दबाव आप अपने कार्य में मग्न हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है। जब आप उठते हैं तब आपको पता चलता है कि बहुत कुछ नुकसान हो गया, फिर वो आपको
तो इससे बचने का उपाय सबसे सीधा बैठें, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं झुके, बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं जाना है। और अगर आपका काम कंप्यूटर लैपटॉप वाला है तो आप लैपटॉप हटा के डेस्कटॉप लगा लीजिएगा और उसको ऊंचाई पे आई टू आई कांटेक्ट पे रखिएगा। समानांतर रखेंगे तो फिर आपको ना गर्दन दर्द की समस्या आएगी ना कमर दर्द की समस्या। डॉक्टर अभी जेएच में इमरजेंसी के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो उसमें जैसे अगर किसी को इमरजेंसी हो रही है तो आए तो उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी? नहीं, मैं पूरे जेएच की तो नहीं बता सकता, मैं केवल अपने विभाग की बता सकता हूँ। विभाग में हमारे पास न्यूरोलॉजी में है, हमारे पास वो जो स्ट्रोक के मरीज एक्चुअली ज़्यादातर इमरजेंसी में आते हैं, या दूसरा जो है मिर्गी दौड़े के मरीज जिनको अचानक से मिर्गी दौड़े आते हैं, 2 तरह के केस में इमरजेंसी में आते हैं। तो ब्रेन अटैक अगर आता है और अगर मरीज हमारे पास 3 घंटे के अंदर आ जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको एक इंजेक्शन आजकल अवेलेबल है, हमारे अस्पताल में भी है, तो हम उसको सीटी स्कैन करा के अगर उसमें ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं है तो हम वो लगा के उसका लकवा ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 घंटे बाद लेट आता है तो वो इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, क्योंकि उसमें फिर ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है। तो हम अपना जो ट्रेडिशनल तरीका है दवाइयों का, उसी के द्वारा ठीक करते हैं। ब्रेन अटैक की पहचान ये है कि जैसे अचानक से किसी का हाथ पैर रह जाना, आवाज़ लड़खड़ा जाना, चाल लड़खड़ा जाना, बोलने में दिक्कत, याददाश्त कन्फ्यूजन हो जाना, चक्कर, बहुत तेज़ी से चक्कर आना और उल्टी आना, अचानक से आँख की रोशनी चले जाना, ये सारे ब्रेन अटैक के लक्षण हैं। जो भी अचानक से हो और बॉडी की फंक्शनिंग बिगड़े तो ये सब ब्रेन अटैक की कैटेगरी में आते हैं। ब्रेन अटैक की वजह 2 होती हैं, एक में खून की नस का फटना जिसे हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं, यह थोड़ी गंभीर बीमारी हो जाती है। अच्छी बात लेकिन इसमें ये होती है कि आपका एक निश्चित समय निकल जाता है तो आप पूरे ठीक हो जाते हैं। दूसरी जो वजह है वो क्लॉटिंग, खून चिपक जाता है, जैसे अपने यहाँ कई बार चोट लगती है, खून बाहर निकलता है और अपने आप वहीं पे बंद हो जाता है। इसी तरह की क्लॉटिंग वहाँ पे दिमाग के अंदर बन जाता है। उसमें प्रॉब्लम गंभीर कम है, लेकिन उसमें जो ठीक होने की रिकवरी का पीरियड है वो बहुत लंबा होता है, कईयों का नहीं भी हो पाता है, तो विकलांगता बढ़ जाती है। तो हमें दोनों ही बीमारी पहचाननी है। दोनों की वजह ये होती है कि ज़्यादातर मरीज जो होते हैं ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक वाले होते हैं एक उम्र के बाद, और ख़ासकर सर्दियों के टाइम पे ये अटैक ज़्यादा पड़ते हैं। तो ये लोग अपना रेगुलर दवाई नहीं लेते, बीपी की दवाई रेगुलर नहीं खाते हैं, शुगर या हार्ट की, तो उसकी वजह से अटैक का संभावना 65 साल की उम्र के बाद ज़्यादा होता है। तो हमको जो भी मरीज बीपी के हैं उनको एक ही सलाह है कि वो अपनी दवा नियमित तौर पे खाएं, चाहे बीपी नॉर्मल हो या ना हो। तो वो कई बार बीपी नॉर्मल आते दवा छोड़ देते हैं, उसकी वजह से ब्रेन अटैक होता है। डॉक्टर, आप लोकनाथ के माध्यम से शहर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहला संदेश, नियमित दिनचर्या का पालन करें, प्रकृति के हिसाब से प्रकृति के साथ चलें। और दूसरा, अगर कोई भी आपको ब्रेन अटैक के लक्षण लगते हैं तो तत्काल न्यूरोलॉजी विभाग दिए हैं हॉस्पिटल में संपर्क करें। हमारे पास न्यूरोलॉजिस्ट की पूरी टीम है, हमारे पास इवन न्यूरो सर्जरी की भी पूरी टीम है। आगे कोई सर्जरी की आवश्यक पड़ती है वो भी हमारे साथ है। तो अब ग्वालियर में न्यूरोलॉजी अभी जो है अगले 3 महीने के अंदर हमारे यहाँ डीएम न्यूरोलॉजी चालू हो जाएगी, तो 24 घंटे डीएम न्यूरोलॉजी रेजिडेंट्स हमारे पास उपलब्ध रहेंगे। ये ग्वालियर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये मध्य प्रदेश का इकलौता न्यूरोलॉजी सेंटर है जहाँ पे डीएम न्यूरोलॉजी हो। थैंक यू डॉक्टर, आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी। थैंक यू। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।